हाँ, क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि ये आईपैड में थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो मैं दोबारा अपने फ़ोन से ही जुड़ रही हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से जैसे अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए तो आप देखते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि किस तरह से जो आदिवासी समाज जो है अ, अपने एक कस्टमरी लॉ से भी गवर्न होता है, तो दूसरी तरफ से संविधान के द्वारा संविधान प्रदत्त जो उनके जो अधिकार हैं, उनके वन संपदा, उनकी जो जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए जो उनके जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, तो उस उसके उसको लेकर भी एक एक अलग तरह की व्यवस्था जो है संविधान के माध्यम से दिया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दुखद बात ये है कि उस व्यवस्था के होते हुए भी संविधान उन्हें अधिकार देता है, उसके बावजूद भी आज भी आदिवासी अधिकार और स्वशासन की जो बात हमारे सामने आती है, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसके कई सारे कारण जो है हमारे सामने आते हैं। जैसे मैंने कहा कि पत्थलगड़ी जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, जो यूसुफ पूर्ति जो है उसके अगवा नेता रहे हैं। आप देखें कि उस पत्थलगड़ी में क्या था मूलतः, पत्थरों पर जो संविधान में फिफ्थ शेड्यूल में जो अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों को, उन अनुच्छेदों को उकेर कर उसको गाड़ा गया था। ये दमयंती बारला जो झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है, जो वन अधिकारों के लिए, अपने आदिवासी के स्वशासन के लिए, अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रही हैं, वो भी कहती हैं कि वो मुंडाओं का एक ऐतिहासिक परंपरा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनके लिए अधिकार नियत होता है, उसे वो लिखते हैं, उस पर शिलालेखों पर उकेरते हैं और उसे वो गाड़ते हैं, ताकि वो संविधान के सम्मान का भी एक प्रतीक के रूप में उसे देखा गया। लेकिन अभी के पिछले दिनों जो पत्थलगड़ी आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसमें आप देखें कि यूसुफ पूर्ति को के अगेंस्ट कई सारे जो देशद्रोह का चार्ज लगा, और कई तरह, तो उनका ये कहना है कि आदिवासी अधिकारों को एक बार आदिवासी नज़रिए से उस संविधान के उन प्रावधानों के माध्यम से वो देखने की ज़रूरत है। अगर हम उसे उस माध्यम से देखें, उस नज़रिए से देखें, तो उस पत्थलगाड़ी आंदोलन को भी आप उसके नज़रिए को उसको भी समझ पाएंगे। तो जैसे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की जो हमने बात की थी, कि फिफ्थ शेड्यूल जो है मूलतः जो मध्य भारत का जो प्लेन, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था। और जो हिल एरिया हिमाचल को छोड़ दें, तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, खास करके नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में, है ना, जहाँ पर सिक्स शेड्यूल जो है वो लागू होता है। और सिक्स शेड्यूल जो है, आप देखें कि सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल से ज़्यादा आदिवासियों को अधिकार देता। इसीलिए आज आप देखिए लद्दाख जो है यूटी बना है नया नया, वो क्यों सिक्स शेड्यूल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि सिक्स शेड्यूल के तहत सिक्स शेड्यूल जो है आप स्वशासन और ऑटोनॉमी के करीब है। वो आपको कोई भी जो कानून अगर सेंटर से अप्रूव होता है, तो वो बिना ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट एरिया, ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल के बिना वो सिक्स शेड्यूल एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार, अपने जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार ही वो उस कानून को मॉडिफाई करके राज्यपाल के साथ एक्शन में आकर वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी तरह से एक तरफ से वो वैधानिक जो संविधान द्वारा प्रदत्त वो कानून है जो स्वशासन आदिवासी क्षेत्रों में संचालित करता है, दूसरी तरफ से वो जो कस्टमरी लॉज हैं, जो आदिवासी समाजों में परंपरा से, अपने पुरखों से ही जो कानून व्यवस्था संचालित होता आ रहा था, परंपरागत और सांस्कृतिक जो उनके जो लॉज हैं, तो एक तरफ वो भी वहाँ पर फॉलो होता है। तो इसी तरह से आप देखें कि स्वशासन की जब हम बात करते हैं आदिवासी, तो वो ब्रिटिश इंडिया से लेकर अभी तक की जो संविधान के निर्माण तक की जो प्रक्रिया
रही है उसमें अलग अलग तरह के एक्ट आए हैं, चाहे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे वो गांधी इरविन एक्ट हो, चाहे वो विल्किंसन एक्ट हो, या चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो। और ये सभी के सभी एक्ट जो है आदिवासियों के ज़मीन और वहाँ के जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसके संरक्षण को लेकर, उसके अधिग्रहण को लेकर अलग अलग नियम कानून जो है वो बनते। ये एक विस्तृत विषय है जिस पर एक एक एक्ट पर अलग अलग एक एक लेक्चर जो है वो भी कम पड़ सकता है, तो इसलिए जस्ट मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि कौन कौन से वो एक्ट बने थे। और 1935 का जो जो एक्ट बना था, इंडिया एक्ट बना था, जिसमें टीएसी के गठन की बात कही गई। टीएसी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, जो भी शेड्यूल्ड एरिया है, फिफ्थ शेड्यूल जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो 10 राज्य जो घोषित किए गए थे उस समय, तो उस फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है गठन करने की वो बात करता है। तो जिसमें क्या है कि आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो उसके मेंबर होंगे और राज्यपाल के साथ मिलकर वो काम करेंगे। लेकिन सिक्स शेड्यूल के तहत अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब 5 सितंबर 1949 में जब ये फिफ्थ शेड्यूल भारतीय संविधान में पारित हुआ था, तो तब भी हम देखें तो उसमें जो संविधान सभा में जो लोग मेंबर थे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, या कहें कि जो अनुसूची बन रही थी फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, तो उसमें किस तरह से जो मेंबरों को रखा गया था, जो उसमें जयपाल सिंह मुंडा एक अकेले ऐसे ट्राइबल मेंबर थे जो बार बार उस बहस में आदिवासी अधिकारों को लेकर वो बोलते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को उस तरह से तवज्जो नहीं दिया, ना तो उस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की। इसीलिए फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत भी बहुत सारे लूफोल्स जो है कहें कि जो जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इस तरह से लूफोल्स छोड़े गए हैं कि जो पूरी तरह से इफेक्टिवली फिफ्थ शेड्यूल जो है वो उन फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ में वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो काम ना कर पाए। तो इसी रूप में अगर हम देखें, सिक्स शेड्यूल जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के तहत क्या, टीएसी का गठन होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और राज्यपाल मिलकर काम करते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है कि सिर्फ एडवाइज करना है, वहाँ पर किसी भी तरह की स्वशासन वाली वो अनुभूति जो 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 इफेक्टिवली सिक्स शेड्यूल में होता है वो वहाँ पर वो राइट नहीं दिया गया है। इसलिए जयपाल मुंडा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब फिफ्थ शेड्यूल पारित हुआ, उसकी बहस चल रही थी कि आप संविधान के बहस को पढ़ेंगे, उन 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 भाषणों को अगर आप दोबारा रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से ट्राइबल जब एरिया के शेड्यूल्स बने थे या फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही थी, उसके अधिकारों की जब बात हो रही थी आदिवासियों की, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई बहस नहीं होता है ना, यूनानिमसली उसे पास किया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा बार बार कहते हैं बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स को लेकर, बहुत सारे अधिकारों को लेकर जो आदिवासियों के रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करने की भी वो बात करते हैं, लेकिन वो उनमें किसी भी तरह की कोई बात जो है वो संविधान सभा में नहीं सुनी जाती है। तो वो पूरी तरह से रिकॉर्डेड है ये बहस जो है, ये जो आपकी कहें कि आदिवासी स्वशासन की जो बात फिफ्थ शेड्यूल के तहत की गई है, उसकी जब चर्चा विधान जब संसद में होती है, तो वो चाहे वो अंबेडकर जो बोल रहे थे, या पटेल, सरदार पटेल जो बोल रहे थे, नेहरू जो बोल रहे थे, या जयपाल सिंह मुंडा जो डिफेंड कर रहे थे, वो सब चीज़ें बहस जो है, भाषण जो है रिकॉर्डेड है। तो स्वशासन की जब आप बात करते हैं तो जैसे सिक्स शेड्यूल में 200 संविधान के स्वशासन के जो 275 अनुच्छेद के तहत छठी अनुसूची में एक अलग से उन्हें फंड मिलता है, और जो फिफ्थ शेड्यूल के तहत नहीं है। और जब वो फंड मिलता है तो वो सिक्स शेड्यूल जो एरिया है वो अपने क्षेत्र की जो विकास है, अपने क्षेत्र की जो जो कस्टम है, अपने क्षेत्र की जोग्राफिकल कंडीशन है, रिसोर्सेज है, उसी के आधार पर वो उस फंड को अलोकेट करता है, वो उसे इम्प्लीमेंट करता है।
है ना। और वो उस इम्प्लीमेंटेशन को राज्यपाल को मानना बाध्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट में भी कहा गया था, 5th शेड्यूल के तहत भी। जब पैसा कानून आया था तो पैसा कानून के तहत ये 1996 में जब पैसा कानून लागू हुआ तो उसमें ये चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि जो भी फंड है, जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट है, कोई भी कानून आता है, कोई भी अगर अधिग्रहण है, ज़मीन अधिग्रहण की बात है, या ट्राइबल एरिया के जो रिसोर्सेज के यूज़ करने की अगर बात आती है, तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी अधिग्रहण, कोई भी रिसोर्स की यूटिलिटी, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर फॉर्म में यूज़ करने की बात हो, तो वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन इन बिटवीन स्वतंत्रता के बाद भी अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बाद भी अगर आप देखें, तो वो अधिग्रहण इलीगल तरीके से हुआ है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा था कि जो बहुत सारे झारखंड और यहाँ पर जो अधिग्रहण हुए थे उसे इलीगल ठहराया था और एक जजमेंट दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हुए भी जो स्वशासन का जो अधिकार वहाँ प्राप्त होते हुए भी उन्हें नहीं मिला है। इसीलिए 6th शेड्यूल के तहत एडवाइजरी जो हिल, जो डेवलपमेंट ऑटोनमस हिल एरिया जो काउंसिल और जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है, उसे वो राइट है, वो अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपने फंड का इस्तेमाल कर सके, अपने तरीके से वो अपनी जो जल जंगल ज़मीन है उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके और उन रिसोर्सेज को अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल कर सके। कोई बाहर का व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना करे, बाहर का व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल ना करे। तो इस तरह के जो रिफॉर्म, जो कानून, जो है नियम, जो है वो 6th शेड्यूल के तहत बनाने का एक प्रोविज़न वहाँ पर दिया गया है। और उसी तरह से जिसमें पत्थलगड़ी की बात कर रही थी, और उसी तरह झारखंड में ही अगर आप देखें, झारखंड में 1908 में CNT एक्ट, SPTA एक्ट एंड कोल्हान अंति जो मुंडा जो व्यवस्था है, ये 3 अलग अलग ज़मीन अधिग्रहण के ज़मीन से जुड़े हुए वो कानून व्यवस्था एक ही क्षेत्र में। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जैसे आदिवासी क्षेत्र जो है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है। इसीलिए आप झारखंड एक ही क्षेत्र में अगर आप देखें तो 3 तरीके के जो भूमि संबंधित कानून जो है क्या कि वो अलग अलग जो आदिवासी क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पर है। तो उन्हीं एक्ट के तहत, CNT एक्ट के तहत ही अगर आप देखें तो वहाँ पर ये प्रोविज़न रखा गया था CNT एक्ट के तहत कि जो भी अगर कोई वैसे तो बाहर से कोई व्यक्ति जो है वहाँ का ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। अगर देश के विकास उस तहत वो ज़मीन अधिग्रहण होता भी है तो वो बिना ग्राम सभा की, जैसे पैसा कानून के तहत जो रखा गया, बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप उस भूमि को नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से CNT एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई छल प्रपंच से किसी का ज़मीन हड़प भी लेता है, उसे ले लेता है, तो जो आपकी जो ACR जो कोर्ट है उसके तहत दोबारा से उस पर पिटीशन दाखिल किया जा सकता है और पुनः उस ज़मीन को जो असली जो उस गांव का जो वारिस है या जो जहां की वो मलकियत है उन्हें पुनः लौटाया जा सकता है। तो ये जो 73 सेक्शन के तहत ये जजमेंट जो है, ये प्रावधान जो CNT एक्ट और जो पैसा कानून के तहत बाद में वहाँ लागू किया गया था। उसी तरह जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बहस की तरफ अगर आप लौटते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं था। जब 5 सितंबर 1949 में जब 5वीं और अनुसूची पारित होती है, 6ठी अनुसूची की बात हो रही होती है, तो अगर आप देखें कि उसकी जो उप समिति बनती है तो उसमें जो आपके प्रेसिडेंट है वो भी नॉन ट्राइब्स हैं। ठक्कर बाबा उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा जो है उसके कुछ उप समिति के सदस्य रहे हैं। उसमें से भी अगर आप देखें तो 3 झारखंड से और 2 मध्य प्रदेश से, 3 यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से
और एक जो है मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, और उसमें से भी जो नॉर्थ ईस्ट के असम से जो रिप्रेजेंटेटिव रहे वो ब्राह्मण ही रहे हैं, और एक जो लेप्चा समुदाय के नागा उसमें से थे। तो उनके अलावा बाकी जो है अपर कास्ट के लोग रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो रहे हैं। और दूसरी तरफ से ट्राइबल की तरफ से अगर जो भी प्रस्तावना पास हो रही थी तो उसमें अंबेडकर ने भूमिका उनकी वहाँ दिखाई देती है। और अंबेडकर एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण जो है उन्हीं के उस पर है। लेकिन ट्राइबल्स के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक इफ़ेक्टिव जो काम अंबेडकर का हमें दिखाई नहीं देता है। और इस बहस के तहत ही अगर हम आदिवासी जनजाति जो शब्द आज जो मिला है उस संबंध में भी संविधान सभा की बहस को अगर आप देखते हैं तो वो लिखते हैं एक बहस में, आपको मैं एक पढ़कर ही मैं बताना चाहूँगी। अंबेडकर ने जब आदिवासी शब्द हटाने की जब बात कही थी तो अनुच्छेद 13 के खंड 5 में पहले जो था अंग्रेजी व्यवस्था के तहत अबॉरिजिनल आदिवासी उन्हें कहा जाता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने पारित होने की जब बहस चल रही थी, डिबेट्स हो रहे थे, तो अंबेडकर कहते हैं कि आदिवासी शब्द जो है ये उन्होंने कहा था 3 दिसंबर 1948 के संविधान सभा के बहस में। वो कहते हैं कि आदिवासी शब्द वास्तव में एक सामान्य शब्द है जिसका कोई विशिष्ट कानूनी अर्थ नहीं है, यह कुछ कुछ अछूत शब्द के समान है, इसका कोई निश्चित कानूनी अर्थ नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसलिए ये आदिवासी शब्द जो है अछूत के समान है और लगभग उसी के करीब ठहरता है, इसीलिए इन्हें जनजाति कहना, जैसे अनुसूचित जाति कहा गया उसी प्रकार उन्हें अनुसूचित जनजाति कहना जो है वो सही रहेगा। लेकिन आज दोबारा से अगर आप रिव्यू करें आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, अगर ट्राइबल आदिवासी विमर्श की अगर हम बात करते हैं तो उस विमर्श में अगर आप देखते हैं तो आप देखें कि दोबारा से पुनः जो आदिवासी जनजाति जिन्हें कहा गया है अनुसूचित जनजाति का, वो पुनः अपने आप को आदिवासी कहना गौरवान्वित महसूस करते हैं। पुनः वो चाहते हैं कि वो उन्हें आदिवासी कहा जाए, जो उन्हें पहले जो मूल निवासी के रूप में, आदिवासी के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाए। दोबारा से वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो सेंसेक्स आए, जो 2021 का जो जनगणना हो, उसमें आदिवासी धर्म कोड बिल जो है वो पुनः संविधान से वो मांग कर रहे हैं, एक आंदोलन चल रहा है। तो इस रूप में जो ऑलरेडी पहले से था उसे किस तरह से डिस्टॉर्ट उस संविधान सभा के माध्यम से हुआ है। और जयपाल सिंह बार बार कहते रहे हैं कि जो उनके जो ज़मीन को लेकर राइट से, उनके जो कल्चर जो उनके एक विशिष्टता है, जो आदिवासी शब्द में जो छलकता है वो जनजाति या वन जाति, उन्होंने भी कहा है, अम्बेडकर ने वन जाति शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो वो उस रूप में नहीं, वन का कोई जाति नहीं है। अगर हम देखें तो वन कोई जाति नहीं है, वन एक अपने आप में एक प्राकृतिक संपदा है जहाँ की अपनी एक विशिष्टता, एक खासियत है। तो इस तरह से जो संविधान सभा की बहस में भी कई तरह के जो कंट्रोवर्सीज जो है हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात जो एक हम देखें जयपाल सिंह मुंडा के एक कॉन्स्टिट्यूशन के बहस को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी जो उसकी कमेटी जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस कमेटी ने कुछ और रिपोर्ट बनाया था। 5वीं अनुसूची को पारित होने से पहले जो बहस चली, उस पर जो काम हुआ ठक्कर बाबा के अध्यक्षता में, तो उसमें ट्राइबल उप समिति की जो सदस्य थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के जो समस्याएं थी जो उस अनुसूची में रखना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को रिपोर्ट उन्होंने दिया था। लेकिन जब वो मसौदा तैयार होकर आता है 5 सितंबर 1949 को, जब 5वीं अनुसूची पारित होती है, तो वो मसौदा अंबेडकर के द्वारा तैयार किया हुआ मसौदा था, जो बिल्कुल एक नया मसौदा था। जब वो उसे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान में पेश किया गया तो एक जयपाल सिंह मुंडा के लिए एक आश्चर्यजनक वो वाकया था, क्योंकि जो उन लोगों ने मसौदा तैयार किया था वो वहाँ पर पेश नहीं किया गया था। तो इसीलिए उनके लिए एक अचंभा की भी बात थी, और धीरे धीरे वो उस बहस से भी अपने आप को वो अलग करते गए, क्योंकि उनकी बात कोई उस रूप में सुन नहीं रहा था। सभी एक मत से जो बनाया गया था, जो मसौदा तैयार किया गया था, उसी को वो पारित किया गया।
तो ऐसे में अंबेडकर से सवाल भी करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का 2 दिसंबर 1948 का ही एक भाषण है, उस बहस का एक हिस्सा है। तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर से ये जानना चाहूँगा कि उन आदिवासियों के संबंध में क्या होगा जो उन अनुसूचित क्षेत्र से बाहर करोड़ों की संख्या में है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस मसौदा में, क्षमा चाहती हूँ मेरी यहाँ लाइट गई है, अच्छा, उस मसौदा में ये था, पहले वाले जो पारित जो पारित नहीं हुआ होने से पहले जो मसौदा तैयार किया गया था, उसमें ये था कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है ना। कुछ तो, एक तो है शेड्यूल्ड एरिया, जहाँ पर ट्राइबल का जो एरिया है वो शेड्यूल्ड है, और जहाँ के लोग अपनी संस्कृति, भाषा और उसके माध्यम से वो आदिवासी कहलाएंगे। और दूसरे ऐसे भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो क्षेत्र शेड्यूल्ड नहीं है, जैसे अंडमान है, गोवा है, केरला है, यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ का जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड नहीं है। और उस समय उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो शेड्यूल्ड नहीं था, जो बाद में TAC जो एडवाइजरी काउंसिल जो बना है वो भी 2015 में बना। तो क्षेत्र आदिवासी शेड्यूल्ड एरिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं जो रहते हैं। उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की उस बहस में अंबेडकर क्या कहते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो कुछ उन बहसों के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल का निर्माण जब हुआ था, बना था, तो वो किस तरह के इंटेंशन के साथ बना है। तो अंबेडकर 3 दिसंबर 1948 में अपनी भाषण में, बहस में कहते हैं, अनुसूचित वन जाति का कोई सदस्य यदि वो अनुसूचित क्षेत्र अथवा वन जाति क्षेत्र से पृथक हो जाता है तो उसे वे विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे जिनका वो अनुसूचित क्षेत्र अथवा वन जाति क्षेत्र में रहते हुए अधिकारी है। तो जिसकी पैरवी बार बार जयपाल सिंह मुंडा ने पारित होने के बाद भी उन्होंने अपनी एडवाइस जो है, सुझाव जो है वो रखा था कि ऐसे बहुत से अंडमान के जो ट्राइब्स हैं वो अंडमान शेड्यूल्ड एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप यूनेस्को का अगर वर्नेबल ट्राइब्स में, प्रिमिटिव ट्राइब्स में अगर आप देखते हैं तो अंडमान के झारवा और दूसरे जो ट्राइब्स हैं वो वर्नेबल ट्राइब में से आते हैं, जिनकी स्थिति, प्रिमिटिव जो ट्राइब्स हैं जिनकी स्थिति बहुत ही एक भयानक उस रूप में है, जहाँ पर जीवन के लिए संघर्ष वो कर रहे हैं। तो जब शेड्यूल्ड नहीं है वो एरिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि अगर जो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर अगर कोई ट्राइब है तो उन्हें वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो ट्राइबल्स जो लोग हैं, जनसंख्या है, तो उनकी जो राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा, उनके अधिकारों की बात वो कौन करेगा। तो जयपाल सिंह मुंडा का बार बार जो एक कंसर्न जो रहा है वो इस रूप में हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ से और उनकी जो एक जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि प्रावधान की वो बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर मुझे यह स्पष्ट बताएं कि जो कुछ प्रावधान, जो कुछ रियायतें वे इस विधान में रखना चाहते हैं वे उन क्षेत्रों में भी लागू होगी या नहीं जिनका अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष कर उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो प्रावधान अब यहाँ फिर आप देख सकते हैं, ये 2 दिसंबर 1948 के को उन्होंने संविधान उस संसद में, उस बहस में उन्होंने कहा था जयपाल सिंह मुंडा ने। तो यहाँ पर भी आप देखें कि उस अधिकार की वो बात करते हैं जो उस क्षेत्र से नहीं आते हैं, उनके लिए जो प्रावधान रखा गया है, तो उस संबंध में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसे भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, इसे भी वो देखने की ज़रूरत है। तो जो आप देखें कि जो सदस्य वहाँ पर 3 झारखंड से, 1 मध्य प्रदेश से, 3 पूर्वोत्तर से जो थे, तो उसमें से भी अधिकांश जो लोग थे वो अपर कास्ट के थे या 3-4 जो ट्राइबल्स थे भी, तो उन्हें उनका कोई रिकॉर्ड, उन्होंने क्या कहा था वो रिकॉर्ड हमें उस रूप में नहीं मिलता। सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा का ही एक जो बार बार रिप्रेजेंटेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो यूनानिमसली जब वो उस रूप में पारित होता है तो सब चीज़ें 5th शेड्यूल की जो भी बातें आती है वो एक संसद में, संविधान में वो पारित होकर आती है।
और दूसरी तरफ से अगर हम कस्टमरी लॉज की बात करें और सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो सिक्स शेड्यूल में जैसे मैंने कहा कि फंड जो है अलोकेट जो होता है तो उसको अपने तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और न्यायपालिका की भूमिका किस रूप में है, क्योंकि पहले आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि पैसा कानून के तहत अगर कोई अधिकार या अधिग्रहण नहीं होता है तो वो इलीगल होगा करके बहुत सारे जो क्षेत्रों में ट्राइबल एरियाज में उन्होंने उसे रद्द कर दिया था तो उसी तरह से जो टीएसी की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है टीएस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या था, उनका उसको क्या काम करता है फिफ्थ शेड्यूल के तहत। फिफ्थ शेड्यूल के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल के साथ मिलकर वैसे इफेक्टिवली काम करने के लिए रखा गया, बनाया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका उसकी नहीं है। अगर मैं अपनी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बहुत इफेक्टिवली अगर ट्राइबल डेवलपमेंट की, ट्राइबल उसकी व्यवस्थाओं की अगर वो बात करते हुए हमें दिखाई नहीं देती। यही स्थिति कमोबेश हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमें देखने को मिलता है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ एडवाइस देने वाली बॉडी बनकर रह गई है कि सिर्फ वो एडवाइस दे सकती है। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करे या ना करे। और इवन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास ये राइट भी नहीं है कि वो कुछ मीटिंग होल्ड कर सके। जो अगर मीटिंग होल्ड होता है तो वो भी राज्यपाल या कोई प्रशासन का जो व्यक्ति है वही होल्ड कर सकता है। और दूसरी तरफ से वो एजेंडा भी जो फिक्स है वो राज्यपाल के द्वारा या उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही होगा। तो ऐसे में यहाँ पर बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की एडवाइस को माने ही, वो उसे अधिकार नहीं देता है, उसे वो अधिकार नहीं देता है कि वो उस जो एडवाइस दिया गया है उसे वो माने। लेकिन सिक्स शेड्यूल के तहत ये जो पिछले जो नॉर्थ ईस्ट में जो 4 राज्यों में सिक्स शेड्यूल है, तो उस सिक्स शेड्यूल के तहत ये इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि जो वहाँ पर क्या है, ऑटोनमस हिल एरिया काउंसिल और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पर फॉर्म्ड है। ऑटोनमस हिल एरिया काउंसिल और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास वो राइट है, वो अधिकार है, वो शक्ति है कि वो बाध्य कर सकता है राज्यपाल को कि वो जो भी कानून बन रहा है वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुकूल वो डालकर वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो एजेंडा फिक्स कर सकता है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देख। इसीलिए आप देखें कि नया यूटी जो लद्दाख बना है उसकी डिमांड क्यों सिक्स शेड्यूल के लिए है। सिक्स शेड्यूल ऑटोनॉमी देता है आपको, स्वशासन का अधिकार वो देता है और वो बहुत करीब है उस स्वशासन के। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था काम करती है, वो ऑटोनॉमी उस रूप में नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर उस रूप में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जो उसमें पैसा कानून के तहत कहा गया है, या जो टीएसी जो बनाई गई है, टीएसी के पास जो राइट्स है उसे भी वो निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ऐसे में उस फिफ्थ शेड्यूल के होने या ना होने का कोई बहुत विशेष प्रावधान या विशेष लाभ जो है फिफ्थ शेड्यूल एरिया में हमें देखने को नहीं मिलता है। और जिस तरह से टीएसी की जो भूमिका की बात कर रहे थे कि टीएसी सिर्फ एक एडवाइस देने वाली बॉडी के अलावा कुछ खास उसकी भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ से अगर हम अपने राज्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक तो स्वशासन में एक तो ये संविधान के द्वारा प्रदत्त ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के तहत जो प्रावधान मिला है वो है। तो दूसरी तरफ से आपके जो कस्टमरी लॉज हैं, आपके जो ट्राइबल जो एरिया है उसने अपनी जो परंपरा से, पूर्वजों से, पुरखों से जो उसने जो कानून व्यवस्था अपने समाज के लिए बनाया है, तो वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, पूरे भारत में अगर आप देखें तो हर ट्राइबल कम्युनिटी में वो अलग अलग तरीके से वो काम करता है। हिमाचल में भी 3 दिसंबर 1977 में जो टीएसी का गठन हुआ था जो 200 अनुच्छेद संविधान के जो 244 के भाग 1 के तहत
वो रखा गया है, लेकिन टीएसी की भूमिका यहाँ पर भी वही स्थिति है। और दूसरी तरफ से फिफ्थ शेड्यूल में एक चीज़ और कही गई थी कि हर साल राज्यपाल जो है वो गवर्नमेंट को, सेंटर को ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट और वहाँ के डिमांड्स और वहाँ की स्थितियों का एक रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन किसी भी एरिया में उस रूप में रिपोर्ट जो है, हिमाचल का रिपोर्ट जाता है जहाँ ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, अदरवाइज किसी भी स्टेट का कोई राज्यपाल जो है रिपोर्ट उस रूप में नहीं भेजता है। या तो राज्यपाल भेज सकता है या वो वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसे भेज सकता है। तो दोनों के ऊपर वो आपने काम सौंप दिया तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं कौन जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट भेजेगा। तो एक तरफ कस्टमरी लॉ है, तो कस्टमरी लॉ जैसे मैंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैं अगर कस्टमरी लॉ की अगर बात करूं, स्वशासन की, जो आदिवासी समाज की, अपने क्षेत्र की मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट्स को का जो कस्टमरी लॉ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्त्रियों को ज़मीन का या प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे मेरे फादर के जो, मेरे दादाजी के जो प्रॉपर्टी राइट है वो मुझे राइट नहीं है, उस पर मेरा लीगल राइट नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी जगह पर कस्टमरी लॉज हैं और इसीलिए 1926 में वाजिब उल उर्ज लॉ जो है यहाँ के, जो हिमाचल के जो कस्टमरी लॉज के तहत आया था, जिसमें कहा कि जो पुरुषों को ही जो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसका अधिकार जो है मेल मेंबर को ही होगा घर का। और दूसरी तरफ हम एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगी। जैसे कहते हैं ना, मेघालय में जो खासी जो आदिवासी समाज में जो मातृसत्तात्मक समाज है वो, लेकिन वो मातृसत्तात्मक समाज नहीं है, बल्कि वहाँ पर मातृवंश चलता है। और मातृसत्तात्मक समाज और जो मेटालिटिकल जो मातृवंश से जो समाज चलता है, वो उस दोनों में अंतर है ना। एक वो वहाँ पर क्या है कि खासी समुदाय में कि जो प्रॉपर्टी का जो लीनेज सिस्टम जो चलता है वो मदर साइड से चलता है। माँ का राइट जो है वो बेटी को चला गया, तो लड़कों की तरफ वो नहीं चलता है। लेकिन सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही काम करता है, जो मेंटालिटी ही काम करती है, पितृसत्ता ही वो काम करती है। तो फिफ्थ शेड्यूल के तहत भी इसी तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मेल मेंबर को है और फीमेल मेंबर को नहीं है। उसकी जगह पर इसीलिए हमारे यहाँ पर अक्टूबर 2002 में लीगल बैटल शुरू हुआ था कि प्रॉपर्टी राइट को लेकर जो कस्टमरी लॉ है उसे बदलने की बात कही गई थी। जो हिमाचल के जो हाई कोर्ट में वो पिटिशन दाखिल किया गया, जो किन्नौर के महिला परिषद और रतन मंजरी हमारे यहाँ पे लीडर हैं, उन लोगों ने पिटिशन फाइल किया था। उसके बाद 2015 में जस्टिस शर्मा आए हैं, जिन्होंने स्त्रियों के हक में उन्होंने फैसला सुनाया था, जो एक पॉजिटिव एक वेव अप्रोच दिखता था। लेकिन 2016 की फरवरी में ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, पांगी, भरमौर जो है वो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है। और जो स्पीति, लाहौल स्पीति एक क्षेत्र है, स्पीति का क्षेत्र जो है, स्पीति में वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें, कस्टमरी लॉ की अगर हम बात करते हैं, स्पीति में सिर्फ और सिर्फ जो सबसे जो बड़ा जो बेटा है, अगर 5 बेटे हैं उसमें से सबसे बड़ा जो बेटा होगा उसे ही प्रॉपर्टी राइट है, बाकी 4 बेटों को प्रॉपर्टी राइट नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लाहौल स्पीति से एक पिटिशन दायर किया गया कि उसको चैलेंज किया गया, उस जजमेंट को। 2015 के राजीव शर्मा के जो जस्टिस राजीव शर्मा के जो जजमेंट आया था उसे उन्होंने चैलेंज किया। तो बाद में उसी पिटिशन को उसी केस को आगे 2017 में रतन मंजरी ने और फिर महिला कल्याण परिषद ने फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट के तहत फिर एक पिटिशन डालकर उसे सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील किया गया। और अभी भी 2018 में एक हियरिंग हुआ था और 19 में फिर दोबारा 18 में उसे विड्रॉ हुआ उसका,
2019 में फिर दोबारा से उन्होंने उसे हाई कोर्ट में पुनः उस अधिकार के लिए फाइल किया। तो ये फाइट जो है वो चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर कि कस्टमरी लॉ में जो बना हुआ है। और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं आदिवासी समाज में स्त्रियां भी उसी समान अधिकार कंपैरेटिवली जो मुख्यधारा के समाज से बेहतर पोजीशन में हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी का राइट, लीगल राइट क्यों नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं बहसों के चलते इस तरह के जो अधिकारों को लेकर संघर्ष जो है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम कस्टमरी लॉज की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी राइट और जो लैंड राइट्स की बात होती है तो स्त्रियों को पोनोबिथो हमारे यहाँ पर दिया जाता है, जिसे पोनोबिथो कहते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे आपको राइट लीगल उस रूप में नहीं है लेकिन कस्टमरी है। जैसे आपकी शादी होती है, जैसे मेरी शादी हुई है, तो मेरे इन लॉज के घर में मुझे एक घर का एक हिस्सा, कमरा या एक स्टोर कठार रखने का ज़मीन आपकी ताउम्र आपको वो राइट जो है कस्टम की तरफ से आपको मिलता है, आपको वो अधिकार है। आपको घर में रहने के लिए जगह, ज़मीन और वो आपके अगर आप उस घर में रहते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपको वो अधिकार है। वो एक लीगल एक लॉ है, जो कस्टम का लॉ है, जो मिडलमैन के माध्यम से जो बीच के जो लोग हैं वो साथ में गवाही देते हैं और उसे वो लिखा जाता है रजिस्टर में। लेकिन उसे कोई भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको प्राप्त नहीं है लेकिन कस्टम का लॉ है, कस्टमरी आपको मिला है, तो उस ट्राइबल एरिया के अंतर्गत वो काम करता है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आजकल कोई भी वो पोनोबिथो वाला सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। कोई भी अब अपने विलिंगली, क्योंकि वो तो विलिंगली है, पोनोबिथो तो कस्टम का एक पार्ट है, वो कहीं रिटर्न नहीं है, कस्टमरी चल रहा है तो आपने दिया, लेकिन कोई नहीं भी दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं है उस कस्टमरी लॉ के तहत। तो ऐसे में अगर कोई स्त्री विवाह करती है, उसकी कोई सिक्योरिटी उस रूप में नहीं, अगर पति का मान लो देहांत हो जाता है, तो अगर वो वहीं पर रहती है तब तो ठीक है, उसी घर में रहती है ताउम्र तब तो ठीक है, उसको वो राइट प्राप्त है। अगर वो नहीं रहती है तो अगर वो अपने मायके वापस चली जाती है, उसे वो राइट नहीं प्राप्त है। तो इस रूप में कस्टमरी लॉज के कई तरह के फ्लॉज भी हैं, जो दूसरी तरफ से कस्टमरी लॉ के तहत ही अगर मान लो आपके घर में कोई बेटा नहीं होता है, लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो लड़कियों को तो लीगल राइट प्राप्त नहीं है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स के द्वारा अर्जित की गई प्रॉपर्टी है उसको तो आप दे सकते हो, है ना। और दूसरी तरफ से जब तक आप अनमैरिड हैं उस घर में तब तक आपका उस पर राइट है, लेकिन जैसे ही आपने शादी कर ली तो उसके बाद आपका वो राइट ख़त्म हो जाता है। वो आपकी बिरादरी के किसी को भी अंकल, चाचा, जो दूसरे जो उस लीनेज में हैं उन लोगों को वो चला जाता है, वो राइट चला जाता है, वो प्रॉपर्टी का राइट चला जाता है। तो इस तरह से जो ज़मीन के जो अधिकार है उसको लेकर एक मैरिज सिस्टम के तहत हम देखते हैं तो पोनोबिथो जो है वो कई जगह पर आजकल कई लोग देते भी हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ पॉलेंड्री सिस्टम है, उस पॉलेंड्री सिस्टम के तहत भी अगर आप देखते हैं लैंड की जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो पॉलेंड्री सिस्टम के तहत भी पुराने समय में क्या है, जशमंग और कॉन्संग का वो होता था, राइट होता था। जो कहते हैं कि परंपरागत उसमें जशमंग मतलब बड़ा भाई, कॉन्संग मतलब छोटा भाई। तो बड़े भाई को तो एक जो बेहतर लैंड है, बेहतर चीज़ों का राइट है, लेकिन कॉन्संग और को उससे थोड़ा कम है या दूसरे को थोड़ा कम, उस बाकी जो लैंड बचा हुआ वो दूसरों में डिवाइड होगा। तो इस तरह की जो कस्टमरी सिस्टम आजकल प्रैक्टिस में नहीं है उस रूप में, लेकिन लड़कों को राइट जो है वो इक्वल शेयर जो है आज मिलता है, लेकिन लड़कियों को इक्वल शेयर नहीं मिलता है। उसी प्रकार उदानंग हमारे यहाँ पर एक कस्टमरी पार्ट है लॉ का। तो उदानंग का मतलब है कि मैरिज जब होती है, शादी जब होती है लड़की की, तो गांव के लोग और कहें कि आस पास पड़ोस रिश्तेदार और आपके घर के जो जितने भी सदस्य हैं, जो भी आपके पास धन संपदा है, आपकी जो कैपेसिटी है, आप जितना दे सकते हैं वो विलिंगली, कोई हमारे यहाँ दहेज का कोई सिस्टम नहीं है,
कोई ना तो लेता है ना तो देने की परंपरा है दहेज के नाम पर। जो भी आपका विल है, आपकी कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंगली आप ये मानते हैं कि ये इसका राइट है। क्योंकि प्रॉपर्टी में आपका राइट नहीं है, तो जैसे आप जैसे मेन स्ट्रीम में अगर दहेज ही अगर आपका हो तो वो डिमांड बेसिस है, यहाँ पर कहा नहीं जाता है, लेकिन पेरेंट्स जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे देते हैं। तो उदाहरण कहते हैं, वो भी कस्टमरी लॉ का एक पार्ट है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। आज और ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ कर चीज़ें बन रही है, हो रही है। तो इस रूप में भी एक उदाहरण जो है वो भी हमारे यहाँ के ट्राइबल किनौरा ट्राइब्स का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में है। दूसरी तरफ से अब मैरिज सिस्टम की अगर हम बात करें उसी कस्टमरी, क्योंकि मैरिज जैसे हिंदू जो मैरिज एक्ट 1955 का जो मैरिज एक्ट है या जो रिफॉर्म हुआ 2005, वो लागू नहीं होता है हमारे यहाँ पर ना। तो लागू नहीं होता, तो इसलिए मैरिज सिस्टम कैसा है? अगर मैं अपनी शादी को अगर प्रूव करना हो, मुझे लीगल उसमें जाना हो, तो मेरा मैरिज लीगल नहीं है उस रूप में। अगर बाहर के स्ट्रीम के हिसाब से अगर आप देखें, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि मेरी मैरिज का कोई लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड मैरिज या कुछ ऐसा चीज़ नहीं है हमारे यहाँ पर कि हम कस्टमरी लॉ में मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरियाज़ में यही सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर जो शादी होती है जनेटंग कहा जाता है। जनेटंग मीन्स कि एक बड़ा शादी रजामंदी से भी हो सकता है, वो म्यूचुअल एक दूसरे के मध्यस्थता के माध्यम से भी हो सकता है। तो जनेटंग भी बोलते हैं उसे, टाशिस भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ से एक और मैरिज, जैसे लव मैरिज के दमसलचिस मैरिज बोलते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है कि कोई बुरा नहीं मानता है। और तीसरा सिस्टम है हारी सिस्टम, कि अगर आपकी शादी अगर नहीं बन रही है किसी के साथ, आप जिसके साथ आपने विवाह किया पहले, आप उसके साथ लगता है कि नहीं अब नहीं बन रहा है, या कोई और व्यक्ति के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, या वो व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाहता है, तो आप उसे कुछ हारी मतलब कुछ पेमेंट देकर, कुछ मूल्य चुकाकर, जैसे वधु मूल्य हमारे यहाँ पर होता है, तो वो मूल्य जिस फर्स्ट हस्बैंड ने जो चुकाया है वो आप पे करके आप उससे मैरिज कर सकते हैं, सेकंड मैरिज कर सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल है और वो कस्टमरी लॉ का एक अभिन्न हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी मैरिज सिस्टम में बंधे रहना, ना चाहते हुए भी आप उसमें कोर्ट कर मतलब अपने आप को खपाते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की वो स्थिति या वो व्यवस्था उस रूप में स्त्रियों की नहीं है। आप उस सिस्टम से निकल सकते हो जिस मैरिज सिस्टम को हारी प्रथा हमारे यहाँ पर कहता है कि हार देकर हम किसी और मतलब जो दूसरा जो आपसे जो विवाह कर रहा है वो फर्स्ट हस्बैंड को आप हार कुछ पेमेंट करके कुछ देकर आपसे विवाह वो कर सकता है। वो पेनल्टी काइंड ऑफ एक राशि वहाँ पर रहती है। तो अगर हम इन मैरिज सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो एक जो कस्टमरी लॉज में जो हमने राइट टू प्रॉपर्टी की जो बात कही थी कि उसमें ये कहते हैं कि लड़कियों को वो प्रॉपर्टी का राइट नहीं देना है, उसके पीछे का रीज़न वहाँ पे लोग जो देते हैं कस्टम के जो फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि अगर मान लो वहाँ की स्त्री ने किसी नॉन ट्राइब से शादी कर लिया, तो अगर प्रॉपर्टी राइट हम देते हैं तो वो राइट जो है वो उसको बेचने का राइट भी है। तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जो है क्या कि ट्राइबल एरिया के बाहर के किसी व्यक्ति को चला जाएगा और बाहर के लोग आकर वहाँ के संसाधन, वहाँ के ऊपर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र का एक दोहन करेंगे। तो ये एक सोच जो है वो उस कस्टमरी लॉ में बंधे रहने के लिए भी उन्हें बाधित करता है। और दूसरी बात जो है इसी मैरिज सिस्टम के तहत एक वाकया मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। 1980 के आसपास एक हमारे यहाँ से एक मैरिज क्योंकि वो एक जजमेंट पास हुआ था इसलिए मैं कोर्ट यहाँ पर कर रही हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ की एक स्त्री थी तो रतन देवी, तो उन्होंने शादी किया एक पदम सिंह कपूर करके जो बाहर नॉन ट्राइब थे। तो वो हमारे किन्नौर में ही वो कई वर्ष नौकरी कर रहे थे और विवाह हुआ, 10 साल तक वो वहाँ रहे भी और बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो वहाँ से चले गए और अपने बच्चे एक बेटा भी हुआ इन बिटवीन। और वो स्त्री जो है वो किन्नौर में ही रह गई और उन्हें छोड़कर वो चले गए। और ऐसे में बाद में जब कोर्ट के थ्रू उन्होंने जब उसने मेंटेनेंस उनके लिए उनका कुछ रख रखाव देखभाल का नहीं करने लगा वो बंदा, तो उन्होंने केस कर लिया
कि कपूर साहब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये तो शादी ही लीगल नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पर कस्टमरी लॉ के तहत शादी रजिस्टर्ड नहीं होती है। शादी का कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट उस रूप में नहीं है कि आप उसे प्रूव करने चले कि हाँ भाई मेरी शादी हुई है। उसे आप प्रूव करना भी अपने आप कोर्ट में आप प्रूव कैसे करेंगे, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप देखें कि उनके साथ क्या हुआ कि वो जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने जब कहा कि बेटा भी है, उनको मेंटेनेंस के लिए जब बात की, कपूर ने जब ये कहा कि वो उनका क्योंकि शादी ही लीगल नहीं है, क्योंकि वो तो नॉन ट्राइब है और वो लेडी जो है ट्राइब है। और जब कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि जो शादी जो है कस्टमरी लॉ के तहत हुआ है तो इसलिए वो मान्य है, क्योंकि उस सोसाइटी का वो कस्टम है, वो रिवाज है, उसी अनुकूल वो अपनी शादी और व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। इसीलिए उनका एक अपना एक कानून है जो जो उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं से संचालित है, उनके पूर्वजों से संचालित है। तो इसीलिए उसे मान्यता मिलनी चाहिए। तो उसी फेवर में वो जजमेंट भी वहाँ पारित हुआ था। तो उसी तरह डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं कस्टमरी लॉ के तहत हमारे यहाँ की, तो डाइवोर्स में भी कोई लीगल फाइट या उस रूप में डाइवोर्स नहीं होता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई शादी नहीं टिकती है तो डाइवोर्स भी लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं मानी जाती है। कि आप आसानी से अगर आप शादी से एग्जिट करना चाहते हैं तो वो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो उसको हमारे यहाँ पर का शिंग टिकमिक बोलते हैं, शिंग टिकमिक बोलते हैं। जो किन्नौर का जो लोअर बेल्ट है, किन्नौर में भी बहुत डाइवर्स है, कल्चर, भाषा, संस्कृति के स्तर पर अगर आप देखें तो किन्नौर का जो निचला क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और दूसरी तरफ से जो जैसे हम अपर बेल्ट जाते हैं तो वहाँ पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बुद्धिज़्म का ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे आप आगे की तरफ निकलते जाएंगे। तो हमारे जो नीचे का जो बेल्ट है उसमें शिंग टिकमिक बोला जाता है, और हमारे जो ऊपर का जो बेल्ट हमारा जो क्षेत्र है वो सिंग थामल बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो बिचौले जो हमारे होते हैं, मध्यस्थता जो करते हैं शादी के, या चाहे वो लव मैरिज भी है तो भी हमारे वहाँ पर एक कस्टम है कि अगर आपके बीच में हम कितने भी मतलब आजकल सभी शादी रजामंदी से ही होती है। कोई भी शादी फोर्सफुल या कोई भी शादी कहें कि पेरेंट्स के थ्रू उस रूप में नहीं होती है। ये मैक्सिमम जो लगभग 99% आप शादी कहें कि वो लव मैरिजेज ही हैं। और उसमें क्या है कि और दूसरी जो कस्टमरी लॉ का एक इम्पॉर्टेंट इस शादी से जुड़ी हुई कि हमारे यहाँ पर लड़के लड़की के घर जाते हैं, चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो, आपस में सहमति ही क्यों ना हो। तो उसमें क्या है कि लड़के वाले आपके पास प्रस्ताव लेकर आते हैं कि आपके लड़की के पेरेंट्स के पास बॉटल, हमारे यहाँ सुराहीदार, वो उसको हमारे यहाँ हुरी बोलते हैं, और उस सुराहीदार जो बर्तन होगा, पॉट होगा, उसमें खूब सारे मक्खन लगाकर उसमें जो शराब है ना, जो बेस्ट जो क्वालिटी का जो वाइन होता है, शराब होता है, वो डालकर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपका हाथ मांगने आते हैं, लड़की का हाथ मांगते हैं। और वो कस्टम, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से आप कर रहे हो, वो उस कस्टमरी लॉ का एक अभिन्न हिस्सा है। और ऐसे में जब लड़की की जब शादी होती है तो वो उसकी अपनी रजामंदी से भी है, और दूसरी तरफ से अगर आपका बाद में नहीं बन पा रहा है तो उससे एग्जिट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बहुत आसान, जो लोग आप 4-5 लोग आपके पास आते हैं बोलने के लिए, वही लोग इकट्ठा होते हैं, और अगर सॉर्ट आउट होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो उसे उसी रूप में वो देखते हैं, उसे फिर शिंग टिकमिक के माध्यम से इकट्ठा होकर वो अलग होते हैं म्यूचुअली, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। कोई उस रूप में बहुत ज़्यादा एक कहे ना कि एलुमनी के रूप में, कोई इस रूप में बहुत ज़्यादा एवज नहीं ऐंठा जाता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से उस डाइवोर्स को भी लिया जाता है। दूसरी तरफ से अगर हम कस्टमरी लॉ में अगर हम गांव के स्वशासन और वहाँ के व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो गांव की व्यवस्था को कौन संचालित करता है ना। एक तो जो पूरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो ये
या स्टेट का जो टीएसी है ना, वो सिर्फ एडवाइस देने के अलावा कुछ ऐसा जो उसकी भूमिका नहीं है। तो दूसरी तरफ से जो किसी भी ट्राइबल एरिया का जो स्वशासन है वो गवर्न होता है वहाँ के। अगर अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो हमारे वहाँ पर जो लोअर बेल्ट है वो देवी देवता का ज़्यादा प्रोमिनेंट एक एक शासन वहाँ पर रहता है। जो वहाँ पर संतंग जो है, जैसे अखड़ा झारखंड में है या केबांग अरुणाचल में है, तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है, अपनी सोसाइटी के समाज और व्यवस्था को संचालित करने के नियमों से अवगत करवाने का एक इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह हमारे यहाँ पर संतंग है। संतंग जो है एक कॉमन एरिया है। उस कॉमन एरिया में जहाँ पर आप आपके जो गांव का जो देवी देवता जिसे भी आप मानते हैं या मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री का जो मॉन्क है, तो उनके द्वारा बनाए गए जो नियम है, कानून है, वो पूरे के पूरे उस क्षेत्र को संचालित करता है। उसमें अगर आप शासन की बात अगर आप देखते हैं, टॉप मोस्ट में जो या तो देवी देवता जो आपके गांव के हैं वो हैं, फिर उसके बाद ग्रॉक्स जिन्हें हम माली बोलते हैं, जिनके माध्यम से वो सब बुलाया जाता है, बोलते हैं गांव की व्यवस्था के बारे में या किसी भी तरह की जो अनहोनी या किसी भी तरह की समस्याओं के बारे में। और उसके बाद पुजारस होता है, माथस होता है, कारदार होते हैं, है ना, खजांची है। तो ये पूरे गांव की व्यवस्था को संचालित करती है। और दूसरी तरफ से महिलाओं का एक अपना एक शासन का उस गांव को या उस समाज व्यवस्था को संचालित करने का अपना एक संगठन है, जिसे हमारे यहाँ पर लड़कियों का एक अपना एक स्वशासन का वो व्यवस्था है, जैसे हमारे जोमशमिक कहते हैं। जैसे 13-14 साल के बाद लड़कियाँ इकट्ठा होती हैं, वो अपने तरीके से 4-5 दिन एक साथ घरों में रहते हैं। हम भी उसका एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखें कि वो अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से ऑब्जर्व करती हैं। और इसीलिए हमारे क्षेत्रों में अगर आप देखें, आदिवासी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिलते जुलते हुए बहुत हेजिटेट नहीं करते हैं, बहुत ओपनली मिलना जुलना। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी समाज में ऐसा नहीं होगा कि रात भर लड़के लड़के इकट्ठे होकर 3-4 दिन नाचते गाते होंगे और माता पिता एक विश्वास के साथ बेचते हों। ये मुझे नहीं लगता कि मुख्यधारा के समाजों में एक रात के लिए भी आप किसी के घर में अपनी बेटी को आप भेजें। लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हैं और इसीलिए एक ट्रस्ट भी है। इसीलिए बच्चे भी उसी नज़रिए से एक स्वस्थ मानसिकता से चीज़ों को देखते हैं। वो मानसिकता नहीं है। जब मैं अपने क्षेत्र से बाहर आई हूँ, दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में जब जाते हैं, दिल्ली जैसी जगह पर भी अगर हम देखें जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, हम ये सोचते हैं कि बहुत मॉडर्न सोसाइटी होगा, बहुत मॉडर्न सोच होगी। मॉडर्न का मतलब यहाँ पर आधुनिक पहरावे से या आधुनिक उस अंग्रेज़ी के फटफट बोलने से नहीं है, बल्कि मॉडर्न से मतलब कि आपकी सोच कितना आधुनिक है, आपकी सोच और विचार कितने खुले हुए हैं अपनी 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 व्यवस्थाओं को लेकर, अपने समाज की स्त्रियों को लेकर, अपने समाज के जो हाशिए के लोगों को लेकर, अपने समाज के या अपने से नीचे के लोगों को लेकर आपकी सोच किस तरह से है, ये आधुनिकता की निशानी है। आप बेहतर सोच जो है आपकी आधुनिकता की निशानी है। तो हमारे यहाँ पर हम देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत उस रूप में एक रूढ़िवादी या संकीर्ण मानसिकता स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर नहीं है। किसी तरह की हाय तौबा उस रूप में हम नहीं देखते हैं कि जहाँ पर कहें कि कुछ उस तरह से कुछ रात भर कोई डांस भी कर रहा है, आपको डांस करने के लिए कोई कंपेल भी कर रहा है, तो बहुत ही हंसते हुए सहजता के साथ स्वीकार करते हैं, उसे नकारते नहीं हैं। तो अगर दूसरे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो मुझे एक इंसिडेंट आज भी याद है कि मेरी बहन की शादी हुई थी। तो दिल्ली से उसके पीएचडी के जो रिसर्च स्कॉलर साथ में थे वो लोग आए थे हमारे यहाँ पर, और शादी में मैंने कहा भी था कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे है कस्टम, और बहुत ओपनली लोग आपको इनवाइट भी करते हैं डांस करने के लिए और गाने के लिए भी आपको इनवाइट करते हैं। तो उसमें बहुत हेजिटेट या उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर है, वो कल्चर का पार्ट है ना। वहाँ पे लोग सबको उस रूप में कंपेल करते हैं। और वही चीज़ रात में हुआ। वहाँ उन लड़कियों से कुछ लोगों ने तो ड्रिंक विंक करके बोला कि आप डांस कर लो, और तो वो लड़कियाँ खूब कंप्लेन लेकर मेरे पास आई और खूब रोने धोने लगी, नहीं ये तो बहुत ख़राब लोग हैं और हम तो कल ही निकल जाएंगे, ये वो। तो ये आप देखें कि हर क्षेत्र की
चीज़ को आप जब आप अपने उसी नज़रिए से आपने जब देखा तो उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हुआ। मैं उस कल्चर का पार्ट हूँ, मैं उस क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को उस अपब्रिंगिंग के साथ, उस कल्चर के, उस एनवायरनमेंट के साथ उसे अडाप्ट करने की या देखने की कोशिश की है। तो ये एक अलग अलग संस्कृतियों के बीच का एक विचार का एक दृष्टिकोण का अंतर है, जिसे हमें पाटने की ज़रूरत, जिसे हमें जानने समझने की ज़रूरत है। हम जब तक दूर से ही हम उसे देखते रहेंगे, क्लोज नहीं जाएंगे, तो हम उसे उस रूप में हम उसे नहीं देख पाएंगे, उसे उसकी जो जो ब्यूटी को, उसके जो एसेंस को, उसके वहाँ के उस प्रशासन की, उस कस्टमरी लॉज के क्या फ्लॉज हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उसके, उसे जानने के लिए हमें उसके करीब जाने की ज़रूरत है। और कुछ जो दो तीन बातें और मैं कहूँगी, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगी कि कुछ जो एडवाइजरी जो टीएसी जो बने थे या फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के तहत किस तरह से जो कानून जो है इनफेक्टिव रहा है, कि सिक्स शेड्यूल के तहत भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना था, जो प्रावधान बने थे, और उनके तहत जब काम हुआ है, उन्हें किस तरह से इनएफेक्टिवली करने की जो निष्क्रिय करने की कोशिश जो है आज तक भी होता रहा है। एक दो मैं एक इंसिडेंट में यहाँ पर शेयर करूँगी। एक जो अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है, 22 अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जो मूलतः 2000 जनवरी 2000 में अनडिवाइडेड जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में राज्यपाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं अनुसूची में जो अधिकार प्राप्त है उसके तहत उन्होंने ये राइट दिया था आंध्र प्रदेश में कि जो स्कूल हैं, आदिवासी स्कूल हैं, उन आदिवासी स्कूलों में जो शिक्षक जो होंगे वो आदिवासी होंगे। 100% जो रिजर्वेशन जो है वो आदिवासियों का होगा। ये 5वीं अनुसूची में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है कि जो ट्राइबल एरिया में ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है वहाँ पर शिक्षा में, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के जो मदर टंग है, वहाँ के जो लोकल जो शिक्षक हैं, उन्हीं को हायर करके उन्हीं के अपनी ही भाषा में हम उन्हें शिक्षित करें। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कानून कि 100% जो क्या स्कूल में जो शिक्षक जो होंगे वो आदिवासी ही होंगे, ताकि वो आदिवासी जो है शिक्षक आदिवासी बच्चों को बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षित कर सके। और इसी चीज़ को 20 अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उन्होंने इसे खारिज करते हुए, 5वीं अनुसूची के जो राइट्स को खारिज करते हुए ये उन्होंने कहा, जजमेंट ये था कि केवल अनुसूचित जनजाति शिक्षकों द्वारा ही अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ा पाने की सोच सही नहीं है और ये अतार्किक भी है। तो ये कहकर उन्होंने उस जजमेंट को खारिज कर दिया, जो पहले का जो जजमेंट पारित हुआ था। और उसी तरह से ये तो होगा फिफ्थ शेड्यूल का एक उदाहरण। दूसरा है सिक्स शेड्यूल का एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी यहाँ पर। क्यों सिक्स शेड्यूल के तहत क्या है कि आप सिक्स शेड्यूल का जो एरिया है वहाँ पर आप जो बाहरी जो लोग हैं, बाहर के जो नॉन ट्राइब्स हैं, बाहर के व्यक्ति हैं, वो किसी भी तरह का व्यापार, किसी भी तरह के वहाँ पर ज़मीन या अन्य चीज़ें व्यवसाय नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। जैसे आप लद्दाख में या लाहौल स्पीति में अगर आपको मान लो टैक्सी चलाना है या वहाँ पर कुछ ढाबा खोलना है, होटल खोलना है, तो जब तक आप वहाँ के किसी व्यक्ति के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, वहाँ से आप लाइसेंस नहीं लेंगे, तब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा। उसी तरह जो ऑटोनमस हिल एरिया डेवलप काउंसिल जो है नॉर्थ ईस्ट का जो असम में है, तो वहाँ पर भी एक बार एक व्यापारी जो है वो 3 साल के लिए उन्होंने हर साल का उनका लीज जो है, एग्रीमेंट जो है वो लाइसेंस जो है उनको साइन होता था ऑटोनमस हिल काउंसिल डेवलपमेंट से। तो लेकिन 1-2 साल के बाद उन्होंने वो लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, तो असम के हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटिशन डाल दिया कि वहाँ के जो असम के जो ट्राइबल्स हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें वो बिज़नेस करने वहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो इसी उसमें तो वहाँ पर जो असम की जो हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का ही जजमेंट दे दिया कि 6 शेड्यूल को निष्क्रिय करते हुए वो जजमेंट है
यहाँ पर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का जो राइट भी जो दिया गया है ट्राइबल्स को, वो भी धीरे धीरे किस तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो हो रही है। ये 2-3 जजमेंट जो है वो उस चीज़ को इस चीज़ की पुष्टि करता है कि असम के व्यापारी ने जब हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जब इस अधिकार को जब नहीं माना, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल को ये राइट नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में व्यापार करने से, बिजनेस करने से रोक सके। तो ये दोबारा से उन कॉन्स्टिट्यूशन के बहसों को या फिफ्थ सिक्स शेड्यूल के तहत जो प्रावधान आदिवासियों को दिया गया है वो धीरे धीरे किस तरह से सीमित किए जा रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है। और जो जो कहें कि केरल है, कर्नाटक है, अंडमान है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जो शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुतायत में ट्राइबल लोग रहते हैं और जिनके लिए ना तो टीएसी की जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन है, ना तो किसी भी प्रकार का जो राइट्स है ट्राइबल के, जो कहें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तहत जो एक कहें कि एडवाइस जा सकता है, या जैसे ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट काउंसिल के तहत जो राइट्स उन्हें प्राप्त थे वो इन एरियाज़ में नहीं। अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में भी 2015 में ही टीएसी गठित हुआ है। और हिमाचल में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कुल्लू में है, या जो ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, और चंबा पांगी भरमौर के लोग धर्मशाला में, अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, और जो गुज्जर लोग हैं, जो नबैड्स हैं, तो उनके लिए कोई टीआईसी का गठन अभी तक भी नहीं हुआ है, जिसकी ज़रूरत है, ताकि टीएसी के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से भी कम से कम वो क्या चाहते हैं, उनके क्षेत्र में किस तरह के विकास होना चाहिए, किस तरह के लॉज वहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, इसकी एक सुझाव जो है वो दे सकें, अपनी अपनी बातों को वो रख सकें। तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो बना है उसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए आपको संविधान की जो बहस है, संविधान में जब वो पारित हो रहा था, उस बहस में संविधान के पारित होने के बाद किस तरह से वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सब को देखने की ज़रूरत है। जब तक हम उन सबको रिव्यू नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल कैसे ट्राइबल एरियाज़ में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ पैरेलल में वहाँ के जो कस्टमरी लॉज हैं वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इससे ज़रूरत है हम पुनः इस पर सोचें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पुनः रीड करें और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, और उसमें किस तरह का बदलाव हो सकता है हम अपने एडवाइस राज्यपाल के माध्यम से दें, और वो गवर्नमेंट से आगे संसद में किस तरह से वो पारित करने की जो प्रक्रिया है उनके माध्यम से ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों की हितों की वो बात सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। किसी का सवाल नहीं आया है, तो अगर आप बाद में भी आप डालते हैं तो मैं चैट बॉक्स के माध्यम से उसका उत्तर दूंगी। आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे सुना, और बहुत सीमित एक वक्तव्य रहा है, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है ये, क्योंकि एक फिफ्थ शेड्यूल को ही डिस्कस अगर आप करेंगे तो 3-4 लेक्चर भी आपको कम पड़ जाएंगे। तो लेकिन एक सीमित रूप में मेरे यहाँ का कस्टमरी लॉ किस तरह से है, एक थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट्स हैं, और किस रूप में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल काम करता है, तो इस पर हमने थोड़ी बहुत बात की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन साहित्यिक संस्था का बहुत आभार, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।